स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम आईपीओ अड्डा में, जहां किसी आईपीओ को सिर्फ उसकी तारीख, प्राइस बैंड और लॉट साइज से नहीं बल्कि बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और रिस्क के पूरे चश्मे से देखते हैं। और आज बात उस कंपनी की जिसका काम सुनने में टेक्निकल जरूर है, लेकिन स्टील, पावर, ग्लास और ऑयल एंड गैस जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसकी टेक्नोलॉजी काफी अहम भूमिका निभाती है। नाम है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ पोर्टफोलियो के लिए मौका है या वैल्यूएशन की वजह से सावधानी की जरूरत है। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ कुल 650 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 285 रुपए से 300 रुपए रखा गया है और एक लॉट में 50 शेयर्स हैं, यानी अपर प्राइस बैंड पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए है। आईपीओ 20 अगस्त को खुलेगा और 24 अगस्त को बंद होगा, जबकि टेंटेटिव लिस्टिंग 28 अगस्त को एनएससी और बीएससी पर हो सकती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, 650 करोड़ के इस आईपीओ में करीब 95 करोड़ फ्रेश इशू है, जबकि करीब 555 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी इशू का लगभग 85% हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब यह हुआ कि आईपीओ से आने वाला बड़ा पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स को जाएगा, जबकि कंपनी के पास नया कैपिटल करीब 95 करोड़ आएगा। इसीलिए इन्वेस्टर को सिर्फ इशू साइज नहीं, इशू की स्ट्रक्चर भी समझनी बेहद जरूरी है। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर टेम्सन करती क्या है। 1990 में शुरू हुई ये कंपनी थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल्स के कारोबार में है। कंपनी टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड केबल्स बनाती हैं। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है जहां टेम्परेचर की एक्यूरेट मेजरमेंट, मॉनिटरिंग और कंट्रोल बेहद जरूरी है। यानी ये कोई सामान्य कंज्यूमर बिजनेस नहीं, एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बिजनेस है। कंपनी के बिजनेस को 3 हिस्सों में समझिए: टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड केबल्स। टेम्परेचर सेंसिंग में थर्मोकपल्स, आरटीडीएस, इंफ्रारेड पायरोमीटर्स और थर्मल इमेजिंग सॉल्यूशंस आते हैं, और इलेक्ट्रिकल हीटिंग में अलग अलग इंडस्ट्रियल हीटर्स हैं, और स्पेशलाइज्ड केबल्स में इंस्ट्रूमेंटेशन, थर्मोकपल और आरटीडी केबल्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यानी कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इकोसिस्टम के कई हिस्सों में मौजूद है। अब कंपनी की मार्केट पोजीशन को समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक रिवेन्यू के आधार पर टेम्सन भारत में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर थी। फिस्कल 2026 में टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में इसकी मार्केट शेयर करीब 10.5% बताई गई। यानी कंपनी जिस मार्केट में काम कर रही है वहां इसकी पोजीशन काफी मजबूत है। और कहानी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक टेम्सन भारत की एकमात्र नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरर थी, और फिस्कल 2026 में इस सेगमेंट में इसकी मार्केट शेयर करीब 21.3% थी। कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को भारत में इंडिजेनाइज किया, जिससे विदेशी सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिली। यानी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में कंपनी ने एक अलग पोजीशन बनाने की कोशिश की है। बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो जो इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है, टेम्सन सिर्फ नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से बिजनेस नहीं लेती है, इसका एक हिस्सा एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस बिजनेस से भी आता है। आसान भाषा में समझिए, आज किसी प्रोजेक्ट में कंपनी का प्रोडक्ट लगा तो आगे चलकर उसी इक्विपमेंट को रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में वही कस्टमर दोबारा कंपनी के पास आ सकता है, यानी एक प्रोजेक्ट फ्यूचर में रिपीट बिजनेस का दरवाजा खोल सकता है। कंपनी का कस्टमर बेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है। अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच टेम्सन ने 1000 से ज्यादा यूनिक कस्टमर को सर्व किया। पावर, स्टील, ग्लास और ऑयल एंड गैस जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनी के कस्टमर्स हैं। इससे बिजनेस को किसी एक सेक्टर पर पूरी तरह निर्भर रहने का रिस्क कम करने में मदद मिल सकती है।
और टेम्सन्स की कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। यूएई, जर्मनी और पोलैंड जैसे मार्केट्स के साथ यूरोप, एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट और अमेरिकाज में भी इसकी प्रेजेंस है। यानी कंपनी के लिए ग्रोथ का एक रास्ता डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड है तो दूसरा ग्लोबल मार्केट। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सबसे पहले आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में सबसे अहम सवाल होता है कल के लिए कंपनी क्या कर रही है। टेम्सन्स का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी है। कंपनी स्लोट आरटीडी, मीडियम वोल्टेज हीटर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए प्रेशराइजर हीटर्स और नई जनरेशन के इंफ्रारेड पायरोमीटर्स तथा ऑनलाइन थर्मल इमेजर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। अगर ये इनिशिएटिव्स कमर्शियल स्केल पर सफल हो जाते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। कंपनी के पास भारत में 12 पेटेंट्स और 8 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स भी हैं, जबकि विदेशों में 39 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस हैं। और इसके अलावा उदयपुर फैसिलिटी में अलॉय मेल्टिंग, हॉट रोलिंग, एनीलिंग, केबल मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, असेंबली और कैलिब्रेशन जैसी कई प्रोसेसेस इन हाउस है। यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन के कई क्रिटिकल हिस्सों पर खुद कंट्रोल रखती है। इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा कहा जा सकता है। अब बिजनेस की कहानी को फाइनेंशियल नंबर से चेक करते हैं। 31 मार्च 2024 में कंपनी का टोटल इनकम करीब 278 करोड़ रुपए था और 2025 में ये बढ़कर 382 करोड़ हुआ और 26 में 456 करोड़ पहुंच गया। यानी 2025 से 2026 के बीच रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी ने पिछले साल बिजनेस स्केल में अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। अब अबीटा की अगर बात करें तो अबीटा ग्रोथ क्योंकि यहां पर 2024 में पैट करीब 40 करोड़ 90 लाख था और 2025 में 62 करोड़ 60 लाख और 2026 में करीब 71 करोड़ 10 लाख। यानी 2025 से 26 के बीच पैट करीब 14% बढ़ा है। वहीं अबीटा 2024 के करीब 61 करोड़ से बढ़कर 2025 में 97 करोड़ और 26 में 113 करोड़ हो गया। यानी सिर्फ रिवेन्यू नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पर भी नजर डालते हैं। मार्च 2026 तक कंपनी का आरओई 13.54% यानी 13.5%, आरओसी 21.5% से थोड़ा सा ज्यादा, पैट मार्जिन 15.5% से थोड़ा ज्यादा और अबीटा मार्जिन 24.83% है। डेब्ट टू इक्विटी करीब 0.15 है। यानी कंपनी के रिटर्न्स और मार्जिन्स में स्ट्रेंथ दिखाई देती है और इक्विटी के मुकाबले डेब्ट काफी सीमित है। अब तक कहानी काफी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन आईपीओ अड्डा में यही सबसे जरूरी सवाल आता है, कंपनी कितनी अच्छी है ये तो पता चल गया, लेकिन इसकी कीमत कितनी है। अपर प्राइस बैंड 300 पर, पोस्ट इशू प्राइस अर्निंग करीब 35.38 गुना है और मार्केट कैप करीब 2515 करोड़ रुपए बैठता है। यानी इन्वेस्टर को कंपनी की करंट अर्निंग्स के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन देना पड़ रहा है। अब वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टेम्सन्स का आईपीओ प्राइस अर्निंग करीब 34.05 गुना है। वही आपके दिए कंपैरिजन में मैपशॉप डिस्ट्रीब्यूशन करीब 22.22 गुना और टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम करीब 11.38 गुना प्राइस अर्निंग पर थे। यानी टेम्सन्स डिस्काउंट वैल्यूएशन पर नहीं आ रही। इसीलिए यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ इस प्रीमियम को जस्टिफाई आगे आने वाले टाइम में कर पाएगी। अब रिस्क भी उतने ही जरूरी हैं। पहला रिस्क है प्रीमियम वैल्यूएशन करीब 35 गुना प्राइस अर्निंग पर, मार्केट पहले से काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। और दूसरा इश्यू, इसमें ऑफर फॉर सेल का हिस्सा बहुत बड़ा है। और तीसरा, कंपनी का प्रोजेक्ट बिजनेस इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल से जुड़ा है।
अगर स्टील, पावर या दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कैपेक्स कमजोर पड़ता है तो नए ऑर्डर्स पर इसका असर आ सकता है और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के कारण इंटरनेशनल डिमांड और करेंसी मूवमेंट भी मॉनिटर करना होगा। तो अब पूरा हिसाब आपके सामने है। एक तरफ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, 1000 प्लस कस्टमर, 80 प्लस देशों में एक्सपोर्ट्स, प्रोजेक्ट प्लस एमआरओ मॉडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बड़े हैं और डेब्ट टू इक्विटी भी कम है, लेकिन दूसरी तरफ करीब 35 गुना प्राइस अर्निंग है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि टेम्सन्स अच्छी कंपनी है या नहीं, सवाल ये है कि 300 के आसपास इसकी अच्छी कहानी की कीमत कितनी है। तो आज के आईपीओ अड्डा में टेम्सन इंस्ट्रूमेंट की पूरी तस्वीर को एक लाइन में अगर समझें तो बिजनेस में दम है, टेक्नोलॉजी में एज है, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई बड़ी डिस्काउंट नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टर को सिर्फ लिस्टिंग की उम्मीद या कंपनी की अच्छी कहानी देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। बिजनेस की क्वालिटी के साथ वैल्यूएशन और फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ को भी देखना होगा। आखिर शेयर बाजार में सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना काफी नहीं होता, अच्छी कंपनी को सही कीमत पर ढूंढना असली खेल होता है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी। इस आईपीओ को सिर्फ अब नंबर से समझना आसान नहीं होगा, इसीलिए आज इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कमला जी, सीनियर एसोसिएट हैं, आप एसएमसी रिसर्च से हैं। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीओ अड्डा में। थैंक यू। कमला जी, पहला सवाल सबसे पहले टेम्सन्स के बिजनेस को समझना चाहेंगे। कंपनी टेम्परेचर सेंसर्स, इंडस्ट्रियल हीटर्स और स्पेशलाइज्ड केबल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। आपके नजरिए से इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या दिखाई देती है और कंपटीशन के मुकाबले में टेम्सन्स को कौन सा ऐसा एडवांटेजेस मिलता हुआ दिखाई दे सकता है जिसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो सकता है? टेम्सन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और मौजूद इंडस्ट्री रिलेशनशिप है। टेम्परेचर सेंसर हीटर्स और स्पेशलाइज्ड केबल क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जहां रिलायबिलिटी और क्वालिटी ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कंपटीशन केवल प्राइस पर नहीं होता, यही टेक्निकल एक्सपर्टाइज और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लंबे समय के लिए एडवांटेज दे सकता है। ओके, तो अभी जैसे कंपनी टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में करीब 10.5% मार्केट शेयर लेती है और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर में करीब 21.3% इसका मार्केट शेयर का ये दावा कर रही है कंपनी। तो क्या ये मार्केट लीडरशिप आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ का बड़ा इंजन बनती हुई दिखाई दे सकती है या इस सेगमेंट में ग्रोथ की गुंजाइश आपको लिमिटेड दिखाई देती है? हाँ, ये ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण इंजन बन सकता है। कंपनी के अनुसार टेम्परेचर सेंसर्स में करीब 10.5% और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर में कम से कम 21.3% का मार्केट शेयर है। इंडस्ट्रियल कैपेक्स, ऑटोमेशन और रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ती है तो इसका फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन केवल मार्केट शेयर ही पर्याप्त नहीं है। आगे ग्रोथ, मार्जिन, टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन को भी बनाए रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस कंपनी के लिए। ओके, और ये टेम्सन्स का एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका प्रोजेक्ट और इसका एमआरओ का कॉम्बिनेशन है। एक बार प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट लगने के बाद रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस के जरिए रिपीट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यही मॉडल कंपनी को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और रिकरिंग रेवेन्यू दे सकता है आने वाले टाइम में? हाँ, ये मॉडल रिकरिंग रेवेन्यू एक अच्छा एलिमेंट है, पर ये आने वाले समय में पूरे बिजनेस को हाईली रिकरिंग कहना ये सही नहीं होगा। हमें ये देखना होगा कि FY 26 में हमने देखा कि प्रोजेक्ट OEM का कंट्रीब्यूशन करीबन 67.55% और MRO का 32.45% था। प्रोडक्ट इंस्टॉल होने के बाद रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस में रिपीटेड ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसलिए MRO रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस अभी भी इंडस्ट्रियल कैपेक्स के साथ काफी जुड़ा हुआ है।
कमला जी, कंपनी 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और 1000 से ज्यादा यूनिक कस्टमर को सर्व भी कर चुकी है। तो क्या ग्लोबल प्रेजेंस और डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स बेस आने वाले समय में ग्रोथ को और तेज करता हुआ इस समय दिखाई देता है, या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन और करेंसी रिस्क को भी इन्वेस्टर को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, ग्लोबल प्रेजेंस तो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर लेकिन इसके साथ ये इसका मतलब नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क भी है। 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कंपनी को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मार्केट तक पहुंचा देते हैं और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा जो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशंस हो गए, इंटरनेशनल कंपटीशन हो गया, जो पॉलिटिकल रिस्क हो गए, और अलग अलग जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पॉजिटिव तो है, पर इसमें हमें रिस्क को भी लेके चलना पड़ेगा कि इसमें रिस्क खत्म नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं कि आपका रिस्क यहाँ खत्म हो गया। ओके, तो यानी कि इसमें अभी रिस्क इंटैक्ट है। अब फाइनेंशियल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा हुआ दिखाया है और पैट करीब 14% बढ़ा है। आप इस ग्रोथ को किस नजर से देखते हैं? क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या इन्वेस्टर को अगले कुछ सालों के अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री का इंतजार करना चाहिए? हाँ, ग्रोथ निश्चित रूप से तो एनकरेजिंग है ना, अगर हम देखें। लेकिन केवल एक साल की ग्रोथ से तो हम लॉन्ग टर्म अर्निंग ट्रांजेक्टरी तो तय नहीं कर सकते ना। तो इन्वेस्टर को अगले कुछ वर्षों में ऑर्डर इनफ्लो हो गए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे हो रहा है, और मार्जिन पर भी नजर रखनी चाहिए। और एक अच्छे साल से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है कि भाई अभी जो ग्रोथ दिख रही है वो आगे का ट्रेंड भी वैसे ही बनता रहे। इस चीज को भी तो ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमला जी, जैसे कंपनी का बीटा मार्जिन को अगर समझें तो करीब 24.83% और आरओसी करीब 21.61% और डेब्ट टू इक्विटी इसका बहुत मिनिमम है 0.15। तो क्या ये आंकड़े टेम्पसन्स की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट को दर्शा रहे हैं, या फिर इन रेशो को पढ़ते समय कुछ खास फैक्टर्स पर भी इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पे ये नंबर्स जो है ना ये काफी पॉजिटिव है, बट यही कहना होता है कि लेकिन एक ही चीजों को देख के तो, एक पहलू को देख के तो नहीं होता। इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो भी देखना होगा कहाँ से आ रहे, वर्किंग कैपिटल को भी देखना चाहिए। नेटवर्किंग कैपिटल काफी बड़े हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन भी कहाँ से हो रही है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, और अगर अब हम बात करें आईपीओ के सबसे बड़े सवाल पर, वैल्यूएशन पर, अपर प्राइस बैंड पर, कंपनी का पोस्ट आईपीओ प्राइस अर्निंग करीब 35 गुना है। क्या आपको लगता है कि टेम्पसन्स की टेक्नोलॉजी, मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी? देखिए, निश्चित जो अभी जो वैल्यूएशन दिख रहा है ये वैल्यूएशन सस्ती तो नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं इसमें, है ना। इस प्रीमियम को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को लगातार डबल डिजिट की अर्निंग ग्रोथ और हेल्दी मार्जिन और मजबूत मार्केट पोजीशन को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, है ना। यानी कि वैल्यूएशन में फ्यूचर ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही प्राइस इन हो चुका है, हम देख चुके हैं इस चीज को ना। इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स को है, केवल कंपनी को ये क्वालिटी नहीं बल्कि ग्रोथ वर्सेस उसके वैल्यूएशन को भी देखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस हालिया आईपीओ से आईपीओ को किसी दूसरे आईपीओ से तुलना करें तो टेम्पसन्स का वैल्यूएशन प्रीमियम जो नजर आ रहा है, निवेशक को ये प्रीमियम आखिर किस चीज के लिए देना चाहिए? मार्केट लीडरशिप के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्जिन या फ्यूचर ग्रोथ के बेस पर? देखिए, मैं ये बोलूंगी कि प्रीमियम वैल्यूएशन मुख्य रूप से मार्केट पोजीशन, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी और हेल्दी मार्जिन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए तो है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये स्ट्रेंथ इतनी तेज अर्निंग ग्रोथ में बदलेगी कि ये जो वैल्यूएशन दे रहा है इसको जस्टिफाई कर पाएगी। अच्छी कंपनी का स्टॉक भी महंगा हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस पहले से ही बहुत ज्यादा है तो। राइट। तो अगर अब हम रिस्क की बात करें तो आपको टेम्पसन्स आईपीओ में निवेश करने वाले इन्वेस्टर के सामने सिर्फ कौन से, मतलब 3 बड़े रिस्क अगर रखने हो तो वो कौन से होंगे? वैल्यूएशन, इंडस्ट्रियल कैपेक्स, या फिर उस पे ऑफर फॉर सेल जो इसमें दिखाई दे रहा है, या कोई और अदर फैक्टर्स? देखिए, अगर मुझे सिर्फ 3 रिस्क के चुनने की बात आती है तो मैं जरूर बोलूंगी वैल्यूएशन है, इंडस्ट्रियल कैपेक्स है, पर डिपेंडेंस और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी को भी कहूंगी। पहले तो करीब ये 35 गुना पी पे चल रहा है ना, ये डिसअपॉइंट की गुंजाइश थोड़ा कम हो रहा है। दूसरी करीब ये कि 2/3 रेवेन्यू जो है इसकी प्रोजेक्ट और ओईएम से आता है, इसलिए इंडस्ट्रियल कैपेक्स और प्रोजेक्ट साइकिल का असर पड़ता है। तीसरा बड़ा ये है कि वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पर थोड़ा दबाव डाल सकता है। तो वो जो ऑफर फॉर सेल है वो भी एक फैक्टर है, लेकिन इन 3 रिस्क को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ
मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ओके, तो पूरी तस्वीर को अगर देखते हुए एक तरफ मजबूत टेक्नोलॉजी है, मार्केट लीडरशिप भी है, ग्लोबल प्रेजेंस है और बढ़ता प्रॉफिट भी है, लेकिन दूसरी तरफ करीब 35 गुना वैल्यूएशन भी है, तो आप टेम्पसन्स को किस कैटेगरी में रखेंगे? अच्छी कंपनी, अच्छा आईपीओ, या अच्छी कंपनी लेकिन महंगा आईपीओ, और क्यों? मैं देखिए, टेम्सन नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन में थोड़ा कॉशियस होना बहुत जरूरी होगा। कंपनी की जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज है, मार्केट पोजीशन, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है और फाइनेंशियल मैट्रिक्स मौजूद है, लेकिन करीब 25 गुना पी पर इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम दे रहा है, इसलिए कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन आईपीओ की अट्रैक्टिवनेस काफी हद तक एंट्री प्राइस पर भी निर्भर करेगी। ओके, तो कमला जी, आपने टेम्पसन्स के बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन हर पहलू को सामने रखा, लेकिन अब मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहूंगी जो हर रिटेल इन्वेस्टर जानना चाहता है। 15,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले छोटे निवेशक को टेम्पसन्स आईपीओ में सबसे पहले क्या देखना चाहिए और किस गलती से बचना चाहिए? देखिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सबसे पहले वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ को के बीच का बैलेंस बना के देखना चाहिए ना, केवल कंपनी का ब्रांड नेम या ये उसके मार्केट पोजीशन को नहीं। इसके बाद जो हमें ये भी देखना होगा कि उसके मार्जिन्स क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या रहेगा और कैश फ्लो किस हिसाब के, उस पर भी हमें बहुत मतलब एक बहुत क्लोज वॉच रखना जरूरी है। उसके बाद सबसे गलती होगी कि अगर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन या मार्केट लीडरशिप को देख के निवेश करते हैं। मगर मैं बोलती हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझिए, फाइनेंशियल्स को समझिए, वैल्यूएशंस को समझिए, फिर ही मार्केट में एंटर कीजिए। अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइस पर भी हर प्राइस पे वो अच्छा दिखता है। वो हमें अगर दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट की रिस्क के एपिटाइट के ऊपर भी बात होती है। अगर कोई इन्वेस्टर्स अगर बहुत हाई रिस्क एपिटाइट वाला है, तो मैं ये कहूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें कोई वो नहीं है। बट शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ही इमीडिएट वाले शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स है, उनके लिए उनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, मैं यही बोलूंगी, वंस ये लिस्ट हो जाए फिर आप ये मार्केट में एंटर कीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank और you. अपने व्यूज जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आपने सुना हमारे एक्सपर्ट का नजरिया। टेम्पसन्स की कहानी में टेक्नोलॉजी जरूर है, मार्केट पोजीशन है, ग्लोबल प्रेजेंस है और अर्निंग ग्रोथ भी है, लेकिन वैल्यूएशन भी प्रीमियम पर है। और हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ पर अपनी पैनी नजर बनाकर रख सकते हैं। और यही आईपीओ अड्डा की सबसे अहम सीख है। आईपीओ में सिर्फ ये मत देखिए कि कंपनी कितनी अच्छी है, ये भी देखिए कि उस अच्छी कंपनी के लिए आप कितनी कीमत चुका रहे हैं। और यहां ये साफ कर दे कि मार्केट टाइम्स टीवी किसी भी आईपीओ या शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी सिर्फ सूचना के उद्देश्य से है। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी के दस्तावेज, वित्तीय आंकड़े और जोखिम को खुद समझें और अपनी रिसर्च के आधार पर ही निर्णय लें, और जरूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी लें। इसी के साथ आज के आईपीओ अड्डा में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ की पड़ताल, विश्लेषण और असली तस्वीर के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी का आईपीओ अड्डा हर रोज शाम 4 बजे। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल, ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।